हमारी सामूहिक मानसिकता में पीढ़ियों से कई रहस्य बने हुए हैं। इनमें से कई रहस्य न केवल हमें बेचैन कर चुके हैं, बल्कि हमारे साथ घर तक चले आए हैं, मानो वे हल किए जाने की जिद कर रहे हों, लेकिन अंत में हमें बिना किसी निष्कर्ष के छोड़ देते हैं। नंबर 10। 2024 में 41 वर्षीय वैलेरी एल्डर स्माइली पति पैट्रिक के साथ 4 बेटों की परवरिश कर रही थी। उन्हें एक उद्यमी के रूप में वर्णित किया गया है, जो सेक्स विंग शैक की सह-मालिक हैं। प्रियजन उन्हें एक प्यारी, दयालु और खुशमिजाज महिला के रूप में वर्णित करते हैं, जो परिवार को बहुत महत्व देती थी। उनके बेटे, जैसा कि लोग कहते हैं, उनकी जिंदगी थे। वो अपने काम पर गर्व करती थी और भरोसेमंद कर्मचारी थी। इसी दौरान वैलेरी एक नई तरह की दवा ले रही थी, जिसके बारे में परिवार के सदस्य कहते हैं कि वो उनके शरीर पर उल्टा असर कर रही थी। यह दवा चक्कर और कान के संक्रमण के लिए थी, लेकिन इससे एक ही बात बार बार दोहराना, थकान और सुस्ती जैसे साइड इफेक्ट्स हुए। परिवार का कहना है कि वैलेरी को दवाओं की सहनशीलता कम है। चाटानुगा, टेनेसी की वैलेरी को एक ऐसी चिकित्सीय समस्या है जिससे याददाश्त जा सकती है। 28 जून 2024 को दोपहर करीब 2 बजे वैलेरी अपने घर से अपनी 2004 की लाल फोर्ड एक्सपीडिशन में निकली थी, जिसकी टेनेसी लाइसेंस प्लेट संख्या 079079 BFQD है और बम्पर स्टिकर पर लिखा है TSU मॉम। तब किसी को पता नहीं था, पर वैलेरी का घर से निकलना ही वो आखिरी पल था जब उन्हें देखा गया। बाद में उन्होंने पति को बताया कि वह किसी अज्ञात जगह से घर लौट रही है। वह कभी घर नहीं पहुंची। आखिरकार पैट्रिक घर से निकलकर बेटे के बेसबॉल मैच में गए। उम्मीद थी वैलेरी बाद में मिलेंगी, लेकिन वह नहीं आई। उसी शाम महिला का चचेरा भाई घर गया देखने कि वह लौटी या नहीं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पैट्रिक उस रात करीब 10-30 बजे घर लौटे और अपनी प्यारी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन किया। जांचकर्ताओं ने जब उसके मोबाइल का GPS डेटा देखा तो पाया कि वह मोहल्ले में बार बार घूम रही थी, जैसे वह घर जाने वाली सड़क ढूंढ रही हो। वैलेरी के मोबाइल में लाइफ 360 ऐप के मुताबिक उनकी आखिरी लोकेशन डीकैटर, टेनेसी थी, जो 1 घंटे दूर है। गुमशुदगी के अगले दिन पुलिस ने उसका फोन ट्रैक किया। उन्होंने पता किया कि डिवाइस फेटविल, जॉर्जिया में पिंग हुई थी, जो 2 घंटे दूर है। 30 तारीख को वह यूनियन सिटी में फिर से पिंग हुई। वैलेरी का इतनी दूर तक जाना उसके स्वभाव के विपरीत माना गया। परिवार का कहना है कि वो कभी बिना बताए घर से इतनी दूर नहीं जाती। वैलेरी का ठिकाना अब भी अज्ञात है और उसकी गुमशुदगी के हालात भी स्पष्ट नहीं हैं। उनका वर्णन एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में किया गया है, जिनके काले बाल और भूरे रंग की आंखें हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच और वजन करीब 210 पाउंड है। उनकी दाहिनी पिंडली के बाहरी हिस्से पर उनके नाम का टैटू है। उन्हें आखिरी बार बेज रंग की पोलो शर्ट और जीन शॉर्ट्स पहने हुए देखा गया था। जानकारी चैटानुगा पुलिस विभाग को 4236982525 पर दी जा सकती है। नंबर 9। 75 वर्षीय दादा और सेवानिवृत्त बेकर अल्बर्ट इत्स्कोविट्ज एक धार्मिक व्यक्ति थे, जो 2026 में अपनी पत्नी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का शोक मना रहे थे। अल्बर्ट क्यू गार्डन्स हिल्स के घनिष्ठ समुदाय में रहते थे। हाथ-जोला स्वयंसेवक अल्बर्ट पहले मेन स्ट्रीट पर अपने घर के पास मेंडी की बेकरी के मालिक थे, जो उन्होंने 15 साल पहले बेच दी थी। हालांकि उन्होंने इसे बेच दिया था, एल्बर्ट खुद को अक्सर अपनी पुरानी बेकरी में वापस जाते हुए पाते थे, ताकि अपने पूर्व व्यवसाय की खबर ले सके। नए मिलनसार मालिक उन्हें नियमित रूप से पीछे वाले हिस्से में आने देते थे, जहां वे कभी कभी अपने अतीत को याद करके आंसू बहा लेते थे। उनके घर के सामने सिनेगॉग था, जो एल्बर्ट की उपासना का स्थान था। उन्हें अक्सर सिनेगॉग आते जाते देखा जाता था। पड़ोसी, दोस्त और यहाँ तक कि दुकान के नए मालिक भी उन्हें एक मिलनसार और प्यार करने वाले इंसान के रूप में याद करते हैं, जो अपनी भावनाओं से गहराई से जुड़े हुए थे। दुर्भाग्यवश मई 2026 में एक दुखद घटना घटी, जब अल्बर्ट इस्कोविट्ज का निर्जीव शरीर मिला। उन्हें फ्लशिंग के कैसीनो लेक के किनारे पाया गया, जहां वे
आग्नेयास्त्र से लगी कई चोटों के कारण दम तोड़ चुके थे। उन्हें गर्दन और पीठ में गोली लगी थी। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने इसे हत्या बताया और जांच जारी है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि सेवानिवृत्त बेकर वहां अधिकारियों के आने से पहले कितनी देर थे। ऐसा लगता है एल्बर्ट क्वींस पार्क में टहलते समय झील के पास हमला हुआ, जिसे NYPD ने अत्यधिक हिंसा बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी को भी हमारे पार्कों का आनंद लेते या हमारे मोहल्लों में टहलते समय अपनी सुरक्षा को लेकर डरना नहीं चाहिए। घटना स्थल पर न हथियार मिला, न अपराधी का कोई निशान, कोई उंगली के निशान नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई कपड़े का रेशा नहीं। पार्क में CCTV लगे हैं, लेकिन कोई भी कैमरा पार्क के इस हिस्से की ओर मुड़ा नहीं था। किसी ने भी इस घटना को होते हुए नहीं देखा। मामला तुरंत ठंडा पड़ गया, जिससे जांचकर्ता जवाबों की तलाश में भटकते रह गए। क्राइम स्टॉपर्स ने इस हत्या को सुलझाने और जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद करने वाली जानकारी के लिए $3,500 का इनाम रखा है। इस भयावह घटना से संबंधित जानकारी NYPD की क्राइम स्टॉपर्स हॉटलाइन 1-800-577-8477 पर दी जा सकती है। नंबर 8, 77 वर्षीय लूसी बर्न्स वाकांडा वॉशिंगटन की निवासी है। 2024 में वो ग्राउच स्प्रिंग रोड इलाके में अपने सफेद लैब्राडोर और काले पिटबुल के साथ रहती थीं। वो डिमेंशिया से पीड़ित हैं। 10 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 बजे वो अपने दोनों कुत्तों के साथ पैदल अपने घर से निकली, जिन्हें वो ग्राउच स्प्रिंग रोड पर एक छोटी सी नियमित सैर पर ले जा रही थी। जब वह उस शाम घर वापस नहीं लौटी तो उनके परिवार वाले घबरा गए और तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी। जब उसका या उसके कुत्तों का कोई सुराग नहीं मिला तो लूसी के प्रियजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। अधिकारियों ने उम्र व स्वास्थ्य के कारण सिल्वर अलर्ट जारी किया, जिससे घटना पर ध्यान गया। जांच में पता चला कि लूसी को लापता होने वाले दिन ही देर दोपहर देखा गया था। एक गवाह ने बताया कि महिला को शाम 5:30 से 6 बजे टुरोटा क्रीक रोड और कुगर क्रीक चौराहे पर देखा गया। यह इलाका उसके घर से करीब 1.5 मील दूर है। 13 अगस्त को लूसी के गायब होने के 3 दिन बाद उसकी लैब्राडोर कुतिया मिल गई। वो खुद ही वापस घर आ गई थी। पिटबुल भी तब से मिल चुका है, लेकिन लूसी के ठिकाने के बारे में कोई और सुराग नहीं मिला है। वह फिलहाल लापता और संकटग्रस्त के रूप में दर्ज है और पुलिस उसकी वापसी के लिए किसी भी संभावित जानकारी के लिए समुदाय पर निर्भर है। लूसी एक कोकेशियन महिला है जिनके बाल सफेद और नीली आंखें हैं। वह 5 फीट 11 इंच लंबी हैं और उनका वजन लगभग 140 पाउंड है। लूसी बर्न्स की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी ओकानोगन काउंटी शेरिफ कार्यालय को 5094227200 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर S2405160 के साथ। नंबर 7, रोजियर रोमेन ऑरेंज न्यू जर्सी के निवासी वॉक्स हॉल के होल फूड्स मार्केट में काम करते थे। यही कार्यस्थल उनके दुर्भाग्यपूर्ण लापता होने की घटना का अनपेक्षित स्थल बन जाएगा। 21 अप्रैल 2024 को रोजियर वॉक्स हॉल न्यू जर्सी के 2245 स्प्रिंगफील्ड एवेन्यू पर स्थित होल फूड्स मार्केट के लिए निकले थे। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी शिफ्ट की और सहकर्मियों के अनुसार वो सामान्य दिख रहे थे, लेकिन बंद होने के समय साफ था कि कुछ गड़बड़ थी। रोजियर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह अपने निवास पर वापस नहीं लौटे थे और उनकी कार पार्किंग लॉट में ही छोड़ दी गई थी। 3 दिन बाद तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब एक चिंतित परिवार के सदस्य ने उस व्यक्ति से संपर्क न होने पर ध्यान दिया और न्यू जर्सी के टाउनशिप ऑफ यूनियन पुलिस विभाग में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में पता चला उस दिन रोजियर सामान्य थे, लेकिन कुछ असामान्य हुआ था। अपने लापता होने वाले दिन करीब 3:40 बजे रोजियर ने अचानक अपने कार्यस्थल को छोड़ दिया था। उन्हें पार्किंग लॉट में पैदल चलते देखा गया, जहां वे अपने कार्यस्थल के पास आई 78 से लगी बाड़ की ओर जा रहे थे। यूनियन पुलिस ने K9 यूनिट्स के साथ इलाके की तलाशी ली, लेकिन रोजियर के ठिकाने का कोई सुराग नहीं मिला।
लापता व्यक्ति का मोबाइल बंद है या बैटरी खत्म हो गई है। राउजियर रोमेन को एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है जिनका सिर गंजा है और आंखें भूरे रंग की है। वो 6 फीट 2 इंच लंबा है और उसका वजन लगभग 190 पाउंड है। कहा जाता है कि वह कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें दवाएं चाहिए। उन्हें आखिरी बार ग्रे शर्ट, नीली जीन्स और काली होल फूड्स कैप में देखा गया था। जानकारी टाउनशिप ऑफ यूनियन पुलिस विभाग को 9088515000 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 24037212 के साथ। नंबर 6, सोमरसैट, केंटकी की 33 वर्षीय एंजेला स्टॉम्स 23 दिसंबर 2025 को असामान्य परिस्थितियों में लापता हो गई, जिनकी जांच अभी भी जारी है। परिवार के अनुसार महिला को उस दिन आखिरी बार सल्फर स्प्रिंग्स होलो रोड इलाके में देखा गया था। परिवार के एक दोस्त ने उसे उसी शाम हाईवे 192 और स्टीवर्ट रोड चौराहे के पास देखा। ये पता नहीं चल पाया है कि एंजेला कहां जा रही थी या किस दिशा में जा रही थी, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं आई और तब से किसी ने उसे देखा या उसके बारे में कुछ सुना नहीं है। उसके प्रियजन इस बात पर जोर देते हैं कि वह कभी भी अपने बच्चों को पीछे छोड़कर नहीं जाती। वे उसकी जिंदगी थे, उन्हें छोड़ना उसकी फितरत के खिलाफ था। अधिकारियों को इस गुमशुदगी की सूचना मिलने पर जांच शुरू की गई, लेकिन उन्हें केवल विरोधाभासी जानकारी और मेल न खाने वाली रिपोर्टें मिली। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एंजेला बिना जूते जैकेट घर से निकली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार एंजेला को अफ्रोम मैकडॉवेल रीजनल मेडिकल सेंटर ले जाया गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। तब उसने कहा कि वह लुइसविल जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक एंजेला की गुमशुदगी के वक्त वह 3 अलग अलग जगहों पर थी, जिससे जांच जटिल हो गई। आखिरी बार देखी गई किसी भी जगह की पुष्टि नहीं हो पाई है। परिवार वाले समरसेट में पर्चे बांट रहे हैं और लैंप पोस्टों पर गुमशुदगी के पोस्टर लगा रहे हैं। वे उसकी भलाई को लेकर चिंतित हैं और सोचते हैं कि कुछ गलत हुआ है। एंजेला स्टॉर्म के ठिकाने या उसकी गुमशुदगी की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने के लिए पर्याप्त धन जुटाने की उम्मीद में प्रियजनों ने एक गोफंडमी शुरू किया है। गोफंडमी का शीर्षक है होप फॉर एंजेला रिवॉर्ड फंड। इस लापता होने की घटना से संबंधित जानकारी पुलास्की काउंटी शेरिफ कार्यालय को 606 678 514 5 नंबर 5 पर दी जा सकती है। 18 वर्षीय हाई स्कूल सीनियर ब्रैडी डेल फ्लावर्स सेकेंड को जैक्सन रीड हाई स्कूल में बेहतरीन खिलाड़ी और नेता माना जाता था। वह फुटबॉल टीम के कप्तान थे और बचपन से खेल रहे थे। ब्रैडी लैक्रोस टीम में भी थे और स्कूल को चैंपियनशिप जिताने में मदद की। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ खेल नहीं थी। ब्रैडी को खाना बनाना पसंद था और वह गॉर्डन रैमसे के रेस्टोरेंट द वॉर्फ में काम करता था। वह परिवार के केटरिंग काम में भी मदद करते थे। वह अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए संयुक्त राज्य वायु सेना में शामिल होकर परिवार की सैन्य सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे थे। ब्रैडी को उनके प्रियजनों द्वारा एक शरारती युवा के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके सपनों को इस साल की शुरुआत में अचानक रोक दिया गया था। 7 मई 2026 को स्नातक से कुछ हफ्ते पहले ब्रैडी को जैक्सन रीड हाई स्कूल के वेट रूम से कुछ 100 फुट की दूरी पर एक सीवीएस स्टोर के पीछे वाली गली में दोस्तों के बीच गोली मारी गई थी। ये स्टार फुटबॉलर गंभीर घायल हुआ और डॉक्टरों और नर्सों की कोशिशों के बावजूद अगली सुबह अस्पताल में चल बसा, क्योंकि सर्जन गोली नहीं ढूंढ पाए। जिस जगह उसे गोली मारी गई वह स्कूल के छात्रों का एक जाना माना मिलने का ठिकाना है। स्कूल छूटते ही यहाँ भीड़ हो जाती है। शांत गलियों की जगह अब छात्रों की भीड़ भाड़ वाली चहल पहल दिखती है, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के बीच दौड़ते या समूहों में इधर उधर घूमते रहते हैं। इस इलाके में हत्या आम नहीं थी, क्योंकि यहाँ भीड़ का बड़ा हिस्सा छात्रों का होता था। कोई भी इस हिंसक घटना का कारण नहीं जान सका। ब्रैडी के फुटबॉल साथी उन्हें करिश्माई और मजाकिया मानते थे, जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उसके कोई दुश्मन नहीं थे और वह सभी के साथ दयालु था। उस दिन ब्रैडी के पास $600 नगद थे, जो वह प्रॉम की पोशाक खरीदने में खर्च करना चाहता था। पैसा उसके बैग में इस घटना के बाद मिला,
जिससे लूट की संभावना खत्म हो गई। हत्या मामले के जासूस अपराधी की तलाश में हैं, पर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वे घंटों की वीडियो निगरानी फुटेज की जांच और फॉरेंसिक प्रोसेसिंग में प्रगति कर रहे हैं। पुलिस अब इस हिंसक कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर $25,000 का इनाम दे रही है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो वह पुलिस से 20-272-790-99 पर संपर्क करे या 50411 पर सूचना भेजे। नंबर 4, 58 वर्षीय विक्की लिन माइस को उनकी प्यारी बेटी ने एक आजाद पंछी के रूप में बताया है। उनकी मां का हफ्तों तक फोन न करना आम बात थी, लेकिन 10 जून 2025 से बदलाव की शुरुआत हुई, जब ये सामान्य संपर्क न होना चिंता का कारण बन गया। विक्की को उस दिन आखिरी बार मिसौरी के स्ट्रैटफोर्ड में 225 ईस्ट एवरग्रीन स्ट्रीट के TA ट्रक स्टॉप पर देखा गया था। गवाहों ने बताया कि महिला अपने काले भूरे डैश हाउंड मिक्स लिटिल मैन के साथ दिखी थी। दोनों एक अनजान ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर ट्रक स्टॉप से निकल गए। तब से विक्की और लिटिल मैन नहीं दिखे हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उसके पास एक छोटी गाड़ी हो सकती है जिसका वो अपने कुत्ते को ले जाने के लिए इस्तेमाल करती है। साथ ही एक टेंट भी हो सकता है। यह भी कहा गया है कि वह पश्चिम जा सकती है। तलाश और जांच के बावजूद विक्की अभी भी लापता है और उसकी गुमशुदगी के हालात स्पष्ट नहीं हैं। उनके बाल भूरे और आंखें हरी बताई गई है। उनकी लंबाई 5 फीट 11 इंच और वजन करीब 210 पाउंड है। उनके ग्लूटियल क्षेत्र पर प्लेबॉय बनी का टैटू है और बाएं कान का ऊपरी हिस्सा नहीं है। ये पता नहीं है कि जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था तब वह क्या पहने हुए थी। इस मामले में कम जानकारी है, जिससे पुलिस विभाग उलझन में है और जनता की सूचना पर निर्भर है। जांचकर्ता चाहते हैं कि कोई भी जानकारी या सुराग उन्हें फोन पर बताए जाए ताकि जांच सही दिशा में बढ़े। विक्की माइस के लापता होने या इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी स्ट्रैटफोर्ड पुलिस विभाग को 4177-364 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 2510-2510-90 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 3, कॉल्डवेल इडाहो के फुलटन इंगॉल्स मैकिनी 2024 में एक दोस्त के साथ यात्रा पर गए पर लौटे नहीं। 19 जुलाई को यात्रा के दौरान फुलटन इंगॉल्स मैकिनी और उनके दोस्त के बीच किसी अज्ञात विषय पर हल्का विवाद हुआ। वह विवाद एक गर्मागर्म बहस में बदल गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि फुलटन को पीछे छोड़ दिया गया। उसके दोस्त ने उसके साथ यात्रा या उसे घर छोड़ने से इनकार कर दिया। 37 वर्षीय फुलटन को आखिरी बार उसके दोस्त ने विनेमुका नेवादा के पायलट ट्रैवल सेंटर में देखा था। उसने सुबह 9:29 बजे परिवार को संदेश भेजकर बताया कि उसका दोस्त उसे घर नहीं ले जाना चाहता। अब उसे लौटने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। घर लौटने को बेताब फुलटन ने वहां गुजर रहे अजनबियों से मदद मांगी। बताया गया कि वह अज्ञात लोगों के साथ एक वाहन में बैठा था। यह आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा या उसके बारे में कुछ सुना। जब वो कुछ दिन घर नहीं लौटा तो उसके प्रियजन चिंतित होकर गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। बाद की जांच में उसके फोन को ट्रैक किया गया, जिसे आखिरी बार एल्को की दिशा में पिंग करते हुए पाया गया था। जांच में पता चला कि उसका डेबिट कार्ड आखिरी बार एल्को के बाहर पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल हुआ था। फुलटन का सुराग यही अचानक खत्म हो जाता है। लापता व्यक्ति को कोकेशियन पुरुष बताया गया है, जिसके भूरे बाल और नीली आंखें हैं। उसकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है और उसका वजन लगभग 145 से 155 पाउंड के बीच है। कहा जाता है कि उसकी दाहिनी कोहनी और दाहिने कूल्हे पर निशान है। फुलटन के दाहिने गाल पर तिल और कान के पीछे लाल जन्म चिन्ह है। उसे आखिरी बार शॉर्ट्स, टी-शर्ट और नंबर वाले चश्मे में देखा गया। इस लापता व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी कैल्डवेल सिटी पुलिस विभाग को 208455-3115 पर दी जा सकती है। नंबर 2, 80 वर्षीय शर्ली विक्टर के निजी जीवन और इतिहास की जानकारी कम है। वह शिकागो, इलिनॉइस में रहती हैं और डिमेंशिया से पीड़ित हैं।
उनकी उम्र और बीमारी के कारण परिवार और समुदाय उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में उस समय 69 वर्षीय वह महिला साउथ बेनेट के 8,900 ब्लॉक से गायब हो गई थी। बाद में उन्हें सुरक्षित पाया गया था, लेकिन 21 मार्च 2026 को वह फिर से लापता हो गई। इस बार वह 7,700 साउथ क्रैंडन एवेन्यू कैल्यूमेट हाइट्स मोहल्ले के आसपास से गायब हुई। हालांकि एक रिपोर्ट में साउथ शोर मोहल्ले से लापता होना बताया गया। नहीं पता वो क्या कर रही थी या कहां जाना चाहती थी। बस यही आखिरी बार था जब उन्हें किसी ने देखा या उनकी खबर मिली। उनकी उम्र की महिला अचानक नहीं गायब होती, उनके प्रियजन कहते हैं। उनका मानना है कि सी ने कुछ देखा, किसी को पता है कि क्या हुआ, या किसी ने देखा कि वह कहां गई। शर्ली एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला है जिनके बाल भूरे स्लेटी और आंखें भूरी है। वह 5 फीट 2 इंच लंबी और करीब 100 पाउंड की है। ये मामला अब भी अनसुलझा है और इस मामले के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। ठिकाने या गुमशुदगी से जुड़ी परिस्थितियों से संबंधित जानकारी शिकागो पुलिस विभाग एरिया 2 को 312747578 पर एजेंसी केस नंबर JK 191049 के साथ दी जा सकती है। वैकल्पिक रूप से सूचना देने वाले लोग एरिया 1 डिटेक्टिव से 312747830 पर संपर्क कर सकते हैं या 911 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर 1, ड्वेन उमार इजाक्स जूनियर का जन्म मार्च 2004 में ब्रायंट्स रोड, मैरीलैंड में हुआ। पेशेवर रूप से हैव हेवन मोशन के नाम से जाने जाने वाले 22 वर्षीय की हाई एनर्जी स्टाइल रैपिंग करियर की शुरुआत 2022 में आई एम सैड के रिलीज के साथ हुई थी। उन्होंने कई और तेज रफ्तार बैकग्राउंड वाले रैप गाने रिलीज किए। वो सॉरी माँ, रोमांटिक ट्रैपर, ड्रग एंड ठग और कहलानी के फोल्डेड रिमिक्स के लिए मशहूर है। हेवन मोशन के स्पॉटिफाई पेज पर 1,13,000 से ज्यादा मंथली लिसनर्स और 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि 2026 में उनके म्यूजिक रिलीज अचानक बंद हो गए और इसका कारण डरावना था। इस साल 23 अप्रैल को वॉशिंगटन DC पुलिस ने हथियार चलने की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। वे रात 10 बजे के बाद व्हीलर रोड के 3,300 ब्लॉक वाले इलाके में पहुंचे। उस रात वहां एक वयस्क पुरुष बेहोश, सांस नहीं लेता और गोली लगने के स्पष्ट घावों के साथ मिला। DC फायर और EMS कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए। कुछ ही पलों बाद उन्होंने जीवन रक्षक प्रयास शुरू किए। उन प्रयासों के बावजूद ड्वेन को बचाया नहीं जा सका और गोली चलने के 20 मिनट बाद ही अपराध स्थल पर उनकी जान चली गई। मृत्यु के तरीके को देखते हुए, जिसमें कई हथियारों से लगी चोटें थीं, इस मामले को हत्या के रूप में दर्ज किया गया। ऑनलाइन घातक हमले को लेकर जिज्ञासा बढ़ी, खासकर क्योंकि उनकी मृत्यु का समय सार्वजनिक नहीं हुआ था। बाद में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस घटना पर बयान जारी कर मृत्यु की पुष्टि की और इस भयावह घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और सजा दिलाने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को $25,000 का इनाम देने की पेशकश की, जिसने समुदाय और रैप जगत दोनों को झकझोर कर रख दिया है। जांचकर्ता अब भी उस शाम की घटना की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई मकसद या संदिग्ध नहीं मिला है। जनता के अनुसार ड्वेन के कोई दुश्मन नहीं थे। वह एक उभरते रैपर थे जो मनोरंजन से आजीविका कमा रहे थे। इस मामले में सबूतों की बहुत कमी है, जिससे अधिकारी और जांचकर्ता असमंजस में हैं। बस एक ऐसी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं जो पूरे रहस्य से पर्दा उठा सके। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग सहयोग की अपील कर रहा है। उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को क्या हुआ, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी डिटेक्टिव ब्रायन ब्राउन को 202-441-3540 पर, डिटेक्टिव मार्केज मैक्रे को 202-329-3102 पर या होमिसाइड ब्रांच को 202-645-9600 पर दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 202-727-9099 पर कॉल करके या 504-11 पर मैसेज भेजकर गुमनाम जानकारी दे सकता है।